बात होगी। कल हमने सिलेबस लिखवा दिया था, बेरोजगारी का सिलेबस लिखवा दिया। बेरोजगारी की परिभाषा की बात पहले हो गई थी। बेरोजगारी के दो सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत और मांग का सिद्धांत पहले डिस्कस हो गया। कीन्स ने कहा कि मांग जरूरी है, मांग से बेरोजगारी समाप्त होगी, और जेबीसी ने क्या कहा था, पूर्ति जरूरी है। दोनों ही बात अपनी जगह सही है। आप देखेंगे भारत के संदर्भ में बेरोजगारी, है ना, तो भारत के संदर्भ में बेरोजगारी का आकलन कौन करता है? कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो पहले क्या था, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंटर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी करने लगी है, एक और संस्था गठन किया गया, अभी बताते हैं। तो भारत संदर्भ में बेरोजगारी, भारत के ही संदर्भ में हम लोगों को बेरोजगारी के कारण, इसके प्रभाव, इसके समाधान, ये सब पढ़ना है। और जैसे जैसे आजादी के बाद देश आगे बढ़ा है, हम विकसित हुए हैं, तो विकसित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और फिर विकासशील अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, तो बेरोजगारी कहाँ की ज्यादा खतरनाक है, विकसित वाली या विकासशील वाली? विकसित वाली बेरोजगारी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, आप तब ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे जब आपके पास करने को कुछ ना हो, करने को कुछ ना हो, यानी जब आपके पास काम करने के लिए काम ना हो, या कुछ करने के लिए कोई अब विकल्प ना हो, तो आप बस बैठे रहेंगे। कोरोना में देखिए सब परेशान हो गए ना, कोरोना में सब बैठे बैठे परेशान हो गए। 2 वर्ष तक काफी कुछ शिथिल रहा, तो कोरोना का भी एक पार्ट है कि कोरोना और बेरोजगारी क्या करे। तो कोरोना में बेरोजगारी तो घट गई। क्यों घट गई? तो बेरोजगारी इसलिए घट गई, कोई रोजगार खोज ही नहीं रहा था। परिभाषा यही है कि जब तक रोजगार खोजेंगे नहीं, आपका जॉब सीकर होना इंपॉर्टेंट है ना, जॉब सीकर होना जरूरी है। अगर आप जॉब सीक नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। तो अब भारत संदर्भ में पढ़ेंगे तो बेरोजगारी का श्रेणीकरण क्या है, हेडिंग लगाइए। पहला टॉपिक यही है। हाँ, भारत में बेरोजगारी का श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कैटेगराइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी का श्रेणीकरण, श्रेणी 1, श्रेणी 2,
श्रेणी 3। तो श्रेणी 1 की बेरोजगारी कार्यशील जनसंख्या की बेरोजगारी, श्रेणी 2 की बेरोजगारी आश्रित जनसंख्या, श्रेणी 3 की बेरोजगारी जो कभी रोजगार में नहीं रहे, श्रेणी 1 कार्यशील जनसंख्या की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन वर्किंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंस पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड हु नेवर इन एम्प्लॉयमेंट, जो कभी भी रोजगार में नहीं रहे, कभी भी रोजगार में नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, दोनों 0 से 15 और ऊपर। बता रहे हैं। देखिए हो गया, बना लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ केस स्टडी भी है, द हिंदू की रिपोर्ट भी है, शामिल करेंगे सारा कुछ। तो देखिए यहाँ बेरोजगारी थोड़ा एक्सटेंसिव पढ़ाएंगे तो सोशल इश्यू में भी बेरोजगारी है, तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब सोशल इश्यू शाम को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बेरोजगारी आएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, बस एक आउटलाइन बना के छोड़ देंगे। तो श्रेणी 1 श्रेणी 2 और श्रेणी 3। वर्किंग पॉपुलेशन एंड फंक्शनिंग पॉपुलेशन, ये शामिल होंगे। तो वर्किंग का मतलब ये है कि 15 से 64 वर्ष। देखिए अब बार बार नीति आयोग हमें लिखना पड़ता है क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी तक 59 ही माना है। तो दोनों ही आंसर लगा सकते हैं। अब अगर आ जाए भारत में कार्यशील जनसंख्या की उम्र क्या है, तो 15 से 59 भी है और 15 से 64 भी है। अगर दोनों विकल्प दिया जाए तो क्या लगाएंगे? अब देखिए आईएएस का अगर पेपर रहेगा तो 15 से 59 लगाइएगा, पीसीएस का रहेगा तो 15 से 64 लगाइएगा, लेकिन ऐसे हम कुछ कह नहीं सकते क्या मानेंगे। अब आयोग जो मान ले, हालांकि ऐसे सवाल में प्राय एक ही विकल्प देगा, लेकिन अगर दोनों दे देता है तो फिर आयोग के जवाब पर निर्भर रहना पड़ेगा।
आयोग ने 1559 ही माना है एक बार, संघ लोक सेवा आयोग स्टेटमेंट में, तो 1559 ही मानिएगा, लेकिन नीति आयोग ने 1564 कर दिया है। तो वर्किंग पॉपुलेशन वो है जो 15 से 64 वर्ष आयु समूह में शामिल है, और फंक्शनिंग पॉपुलेशन वो है जो इसी समूह से कार्य में लगे हुए हैं। क्लियर हो गया? जो सिर्फ समूह में है, कार्यरत हैं नहीं है, डजंट मैटर, समूह में हो गए। अच्छा, ये होने के लिए कुछ विशेष प्रयास तो करना नहीं है। 15 से 64 में आने के लिए कुछ प्रयास करना है? आप तो सीधे खुद ही आ जाएंगे। जो भी 14 के हैं अगले साल 15 के हो जाएंगे। जब 14 के हैं तब तो आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? 14 पूरा होते ही आप आ जाएंगे। प्रयास इसके लिए करना है। क्यों? तो यहां पर प्रयास करके, यानी प्रयासरत कार्यशील है, ये प्रयासरत कार्यशील रोजगार की श्रेणी में शामिल। तो श्रेणी 1 में वे बेरोजगार होंगे जो कार्यशील में तो हैं, परंतु कार्य में नहीं है। क्लियर? ये श्रेणी 1 है, कार्यशील हैं मगर कार्य में नहीं है। तो बहुत सारी आबादी होगी ऐसी। वहां से पूछें आपकी उम्र क्या है, आप बताएंगे 20 साल, और बाकी और कुछ हम ना पूछें, और हम पूछें आप काम करते हैं, आप कहेंगे नहीं, हम आपको मानेंगे कि आपकी जनसंख्या, आपकी उम्र कार्यशील तो है मगर आप कार्यशील नहीं हैं। और उस कार्यशील ना होने मतलब क्या है कि आप फलनात्मक नहीं हैं, आप फंक्शन में नहीं हैं। फंक्शन में होना और कार्यशील में होने में अंतर समझ में आया? कि आपकी उम्र तो हो गई है काम करने की मगर अभी आप काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर आईएएस की नौकरी वगैरह फिर 16 साल से मिलनी चाहिए, 15 साल से। इसलिए बार बार यूपीएससी कह रहा है कि हम 12th के बाद ही फॉर्म भरवाएंगे आने वाले समय में। जैसे यूपीएससी एनडीए का फॉर्म लॉन्च करती है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एससीआरए का भी, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आप 10th के बाद, 12th के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं। तो 10th के बाद कितनी उम्र होती होगी? 15-16 साल। यानी 10th पढ़ने के बाद ही आप कार्यशील में आ गए हैं। अब आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस वाली श्रेणी के बेरोजगार हैं। तो इस श्रेणी के बेरोजगार आप क्लास 10th के बाद हैं भारत में। अब कोई 10th अगर 6 साल में कर ले, 5 साल में कर ले, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं जो 15 साल की उम्र में 10th पास कर लेते हैं और फिर वो इस प्रकार की बेरोजगारी में शामिल हो गए। श्रेणी 2 का मतलब हुआ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन आश्रित जनसंख्या, और आश्रित जनसंख्या का उम्र क्या है? 0 से 14 वर्ष और 64 वर्ष से ऊपर। सवाल ये है कि इनको तो बेरोजगारी की श्रेणी में रखा नहीं जाता, फिर ये दूसरी श्रेणी की बेरोजगारी कैसे है? तो भारत में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो कार्यशील में नहीं है मगर कार्य कर रही है। ठीक है? तो वह जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या से बाहर है,
परंतु फलनात्मक है, फंक्शनल है, क्योंकि नैतिक दबाव, जिम्मेदारी, सामाजिक दंश, महसूस करते हुए वह रोजगार में है, रोजगार में है, इसलिए इस प्रकार की बेरोजगारी सामाजिक बेरोजगारी है। सामाजिक बेरोजगारी है। श्रेणी 3 में ऐसे लोग हैं जो कभी बेरोजगार ही नहीं रहे, या ऐसे लोग हैं जो कभी रोजगार में नहीं रहे, कभी रोजगार में ही नहीं रहे तो भी वो बेरोजगारी की श्रेणी में इस प्रकार से आएंगे, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पुश्तैनी काम जिनके पास हो, पुश्तैनी काम की देखरेख, किराएदारी, निगरानी, तो काम की श्रेणी में नहीं है। काम की श्रेणी की परिभाषा में शामिल नहीं। बना लीजिए, श्रेणी 1 बेरोजगारी, श्रेणी 2 बेरोजगारी, श्रेणी 3 बेरोजगारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE की रिपोर्ट CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक लेख आया था। उस लेख में इस तरीके से चर्चा की गई है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। हो गया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सामाजिक दंश, ताना, सामाजिक काटा,
देखिए, दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 की CMIE रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर, भारत में बेरोजगारी की दर लगभग अपने उच्चतम रिकॉर्ड स्तर, अपने उच्चतम रिकॉर्ड स्तर 7.9%, 7.9% को भी पार कर गई है, को भी पार कर गई है। और बेरोजगारी के श्रेणीकरण, बेरोजगारी के श्रेणीकरण की नई संकल्पना में, बेरोजगारी के श्रेणीकरण की नई संकल्पना में उन लोगों की संख्या ज्यादा है, उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो कार्यशील जनसंख्या में तो शामिल हैं, जो कार्यशील जनसंख्या में तो शामिल हैं, परंतु कार्यशील नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिए, जो कार्यशील जनसंख्या में तो शामिल हैं परंतु कार्यशील नहीं है। फुल स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार कार्यशील जनसंख्या में होना में होना इसलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि, इसलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि कार्यशील जनसंख्या का फलनशील होना, फंक्शनल, फलनशील, हिंदी में फलनशील लिखेंगे, फलनशील होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, फलनशील होना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और भारत जैसे देशों में समस्या कार्यशील जनसंख्या की नहीं, समस्या कार्यशील जनसंख्या की नहीं, बल्कि फलनशील जनसंख्या की है। कार्यशील जनसंख्या की नहीं बल्कि फलनशील जनसंख्या की है। फुल स्टॉप। इसलिए भारत को फलनात्मक जनसंख्या पर विचार करना चाहिए। जबकि भारत को फलनात्मक जनसंख्या पर विचार करना चाहिए। हालांकि कोरोना महामारी के कारण आंकड़ों में बेरोजगारी में कमी दिखती है। आंकड़ों में बेरोजगारी में कमी दिखती है, परंतु तथ्य यह है कि जब तक रोजगार की तलाश नहीं की जाएगी, जब तक रोजगार की तलाश नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे लोगों को बेरोजगारी में कैसे शामिल किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क। कैसे शामिल किया जाएगा? कैसे चेंज करिए? जब भारत में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, और रुकी हुई आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ने लगी, तब तेजी से बेरोजगारी भी बढ़ी। जो कि लगभग 8% तक पहुंच गई, जो कि लगभग 8% तक पहुंच गई। पैसे चेंज करिए। भारत में एक तरफ जहां कार्यशील जनसंख्या में शामिल होने के बावजूद
कार्यशील जनसंख्या में शामिल होने के बावजूद उनके रोजगार में ना होने की समस्या है, उनके रोजगार में ना होने की समस्या है। तो दूसरी तरफ जो कार्यशील जनसंख्या में शामिल नहीं है, दूसरी तरफ जो कार्यशील जनसंख्या में शामिल नहीं है, अर्थात आश्रित जनसंख्या के सामाजिक दबाव और असामयिक जिम्मेदारियों के बोझ के कारण असामयिक जिम्मेदारियों के बोझ के कारण या तो 15 वर्ष से पहले या फिर 64 वर्ष के बाद तक कार्य करना पड़ रहा है। श्रेणी 2 की बेरोजगारी है। फुल स्टॉप। इस प्रकार की श्रेणी की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में निम्न 2 अनियमितताएं उत्पन्न करती है। अर्थव्यवस्था में निम्न 2 अनियमितताएं उत्पन्न करती हैं। स्मॉल a 2 अनियमितताएं उत्पन्न करती हैं, स्मॉल a डैश करके स्मॉल a। बाल शोषण की समस्या, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बाल शोषण की समस्या। स्मॉल b उत्पादनकारी होते हुए भी रोजगार की श्रेणी में शामिल ना हो पाना। उत्पादनकारी होते हुए भी रोजगार की श्रेणी में शामिल ना हो पाना, कॉमा, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में महंगाई का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में महंगाई का स्तर बढ़ जाता है। पैसे चेंज करिए।
भारतीय आर्थिक सामाजिक विकास में, पैसे चेंज करना, भारतीय आर्थिक सामाजिक विकास में तीसरे श्रेणी की बेरोजगारी, तीसरे श्रेणी की बेरोजगारी के विषय में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, तीसरे श्रेणी की बेरोजगारी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें ना तो रोजगार की चिंता है और ना कभी वो रोजगार प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, जिन्हें ना तो रोजगार की चिंता है और ना कभी तो रोजगार प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार की श्रेणी में, इस प्रकार की श्रेणी में प्रायः पुश्तैनी कार्य करने वालों की जनसंख्या, पुश्तैनी कार्य करने वालों की जनसंख्या शामिल होती है। हालांकि वे रोजगार की परिभाषा, वे रोजगार की परिभाषा को पूरा नहीं कर पाते हैं, रोजगार की परिभाषा को पूरा नहीं कर पाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। समझ में आ गया? तो मान लीजिए किसी घर सोने की दुकान है, सोना समझते हैं, गोल्ड नॉट स्लीप, माने सोने की दुकान समझ जाए, सब सो रहे हैं। गोल्ड, तो गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है और पिछले 200 वर्षों से दुकान है, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को काम खोजना है, पीढ़ी दर पीढ़ी को काम नहीं खोजना है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी को सिखाया जा रहा है, देखो जो गोल्ड की शॉप है इसको जितना कम खोलोगे उतना फायदा है, कम खोलना फायदेमंद है, वहां ये सिखाया जाता है। आप देखते होंगे कि अन्य दुकानों की अपेक्षा सोने की दुकान कम खुलती है, 12 बजे खुलेगी, शाम को 5 बजे बंद, 6 बजे बंद। क्यों? प्रायः ऐसा क्यों है? एक तो चोरी का खतरा, कोई सुबह 5 बजे क्यों खोलेगा सोने की दुकान, या रात को 12 बजे तक क्यों खोलेगा? दीपावली वगैरह छोड़ दीजिए, वो एक अवसर है। तो ऐसे में अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक खोलता है और शेयर मार्केट में सोने की दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, और चूंकि शेयर बाजार में जो गोल्ड है वो बढ़ता ही है, प्राय घटता नहीं है। भारत में 2 चीजें कभी नहीं घटती, गोल्ड और भूमि, ये हमेशा बढ़ती हैं, इनकी प्राइस हमेशा बढ़ती है। आपके पास पुरानी पड़ी जमीन है तो भी आप बेरोजगार होते हुए भी भूखे नहीं मरेंगे। आपके पास अगर सोना है, सोने की दुकान है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, देखिए, और मान लीजिए इसको तो नहीं कहीं ले जा सकते हैं और इसे कहीं भी। इसलिए भारत में जब मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तो उसका मानक सोना बना, स्वर्णमान प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड। सोना तो आप अमेरिका में भी चला सकते हैं ना, लेकिन भारतीय रुपया, महात्मा गांधी चित्रित
मुद्रा को आप चला नहीं पाएंगे। और अभी एक न्यूज़ ये भी है कि आने वाले समय में जो महात्मा गांधी की नोट वाली मुद्राएं हैं, सब पे चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं, भगत सिंह आने वाले हैं। तो क्या अमेरिका में चलने लगेगा, चाहे जो नोट आ जाए। हाँ ठीक है, समय समय पर अब तो आरबीआई के हाथ में है कलाकारी, जिसका मन चाहे उसका फोटो छाप दे, है कि नहीं। जब तक वो अधिकार देगी नहीं तब तक आपकी वो मुद्रा लीगल टेंडर होगी नहीं। तो लीगल टेंडर बनी तो आने वाले समय में ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो मुद्रा तो घर के भीतर ही रहेगी। सोना महत्वपूर्ण है, गोल्ड। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके पास पुश्तैनी काम है या पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी मकान बाहर, ये इलाहाबाद में बहुत सारी जमीन देखी है, वैसे ही पड़ी है, शहरों में भी। सरकार को सोचना चाहिए, जिनके पास जमीन पड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसे ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। और ऑक्यूपाई करके उसको मुआवजा दे करके उस पे, जिनके पास घर नहीं उसके लिए घर बना देना चाहिए। हाँ तो बहुत पहले से कह रहे हैं, कहाँ संबंध है। नहीं, जो बेरोजगार है वो गरीब है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जो गरीब है ये बेरोजगार है, ये सही है। आप गरीब हैं, आप बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि आप गरीब हैं तो आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आप गरीब हैं तो आप कुपोषित हो सकते हैं। और आप 16 साल में हुए और आपने पोषण अच्छा नहीं लिया तो फिर आप कोई मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, रिक्शा चलाना भी रोजगार है, लेकिन जब आप रिक्शे बैठते हैं तो पहले उसका ढांचा देखते हैं, लेकिन चूंकि आपका भी ढांचा उससे खराब है इसलिए आप बैठ जाते हैं। इलाहाबाद में देखिए बहुत कमजोर कमजोर रिक्शे वाले हैं, वो यही सर्वाइवल उनका है, क्योंकि उनसे ज्यादा बैठने वाला ढांचा खराब है। और कहीं अगर कमजोर रिक्शा वाला रहे, खूब हेल्दी आदमी बैठ जाए, 100-150 किलो का, 200-200 किलो के वजन वाले सुमो पहलवान वगैरह बैठ जाए तो हाँ समस्या हो सकती है। हो जाएगा। देखिए, कलकत्ता में हाथ से रिक्शा खींचा जाता था, क्या बोलते हैं उसको, हाथ से जो रिक्शा खींचते थे क्या बोलते हैं, टमटम है। कहाँ घोड़ा वोड़ा देख ली, नहीं तो तांगा है वो, इक्का तांगा नहीं तो घोड़ा लगे हैं। इस पे बकायदा नियम लाना पड़ा पश्चिम बंगाल कोर्ट को, उसने कहा ये अब अमानवीय है। पहले देखिए वहां पर जो है आदमी, जहाँ घोड़ा लगता है आदमी लगता था और पूरा उठा के खींचता था, यह भी मानवीय है। आपके मल त्याग को उठाने पर भी पाबंदी लग चुकी है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, तो ये सब थोड़ा मानवीय है। लेकिन देखिए वो काम तभी कर पा रहा था जब वो हिष्ट पुष्ट था। गरीब अगर आप हैं तो आप बेरोजगार रहेंगे, निश्चित सी बात है, गरीब बेरोजगार रहेगा। लेकिन बेरोजगार गरीब रहे जरूरी नहीं है। किराएदार क्या है, जो किराएदारी ले रहे हैं, मकान मालिक जो अभी आपके लेटेस्ट मकान मालिक हैं, उनका मकान नहीं है, उनके पापा का भी शायद ना हो, उनके दादा का भी हो सकता है या उनके दादा का हो सकता है। तो अब वो उसी मकान से बार बार किराएदारी खा रहे हैं। किराएदारी एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यानी उससे कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है। आप एक ही मकान का बार बार किराया दे रहे हैं ना। अब देखिए, पहले मकान किराया 1000 रुपये था मान लीजिए, सलूरी वगैरह में पहले 200 मिल जाता था। और बताते हैं लड़के रहने आते थे तो मकान मालिक खाना पीना सब देते थे, पहले ये था। अब देखिए सलूरी जैसे क्षेत्र में 3000 से नीचे कमरे किराया नहीं है। कोई 3000 से कम में रह रहा है इलाहाबाद में? 3-4 लोग मिलके नहीं, अपना सिंगल बताइए। सिंगल कितना? 2 लोग रहते हैं, कितना किराया है? 2200। इस गूगल मैप पे खोजे थे, कहाँ है? अल्लाहपुर में है, ठीक है।
तो देखिए 2200 फिर भी अगर आप बड़े बीहड़ एरिया में रह रहे हैं तो समस्या है। ये अल्लाहपुर तो बीहड़ नहीं है, सही है, लेकिन पानी भर जाता है अल्लाहपुर में, नहीं भरता है, हैं? क्या कह रहे हैं? तो आरओ वगैरह लगवा लो। ये वाला सेगमेंट हो गया। हाँ, शेयर मार्केट में रुपया लगाने वाला जुआड़ी कहलाएगा। अब जुआड़ी क्या है आप सोचिए, जुआड़ी क्या है? भिखारी बेरोजगार है या नहीं? भिखारी तो 8 घंटे ज्यादा काम कर रहा है। 273 दिन नहीं, 365 दिन काम कर रहा है। देखिए, हम उसे रोजगार की श्रेणी में रखेंगे जो उत्पादनकारी कार्य करे। क्यों? इसलिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला रोजगार श्रेणी में नहीं शामिल होगा। हाँ, वो लोग जो उनके यहाँ आभूषण बना रहे हैं वो तो है प्रोडक्शन। हमने कहा जिनके पास पुश्तैनी है उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, रोजगार की तलाश नहीं किए ना। वो परिभाषा क्या है? वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा जो रोजगार की तलाश में था, रोजगार नहीं मिला। समझ पा रहे हैं? लेकिन कोई रोजगार की तलाश में है ही नहीं और उसके पास इतना है कि अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, बेरोजगारी और खाने पीने का संबंध अलग अलग है। बेरोजगारी मतलब आप सिर्फ काम ना कर पाए, और खाने पीने का संबंध हो सकता हो आप चोरी करके खा लें, भीख मांग के खा लें, किसी का पैसा उधार लेके खा लें। खाने पीने का संबंध अलग है। लेकिन भारत में चूंकि दोनों ही सामाजिक समस्या है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा खाना पीना तभी अच्छा होगा जब हम रोजगार में आ जाएंगे। यकीन मानिए, आप जिस दिन रोजगार में आएंगे उस दिन के बाद से खाना पीना और खराब हो जाएगा। देखिए, अभी आप अच्छा खाना पीना कर रहे हैं नहीं? आप घर से बढ़िया पैसा ले रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप रोजगार में आएंगे फिर आपके साथ और जिम्मेदारियां भी तो आएंगी। चलिए, अगला क्या टॉपिक था? बेरोजगारी के प्रकार। देखिए, बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या होने के साथ साथ, भारत में बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या होने के साथ साथ हाल ही के दिनों में एक राजनीतिक दांवपेच भी बन गया है। अंडरलाइन कर लीजिए, हाल ही के दिनों में एक राजनीतिक दांवपेच भी बन गया है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें, सभी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बेरोजगारी जैसी समस्या बेरोजगारी जैसी समस्या के समाधान का
सहारा लेते हैं, के समाधान का सहारा लेते हैं, और रोजगार के स्तर पर ही दूसरी सरकारों की आलोचना भी करते हैं। रोजगार के स्तर पर ही दूसरी सरकारों की आलोचना भी करते हैं। फुल स्टॉप। इसी कारण से अब नए भारत में इसी कारण से अब नए भारत में राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक बेरोजगारी का बोलबाला हो गया है। और धार्मिक बेरोजगारी का बोलबाला हो गया है। धर्म के आधार पर धार्मिक बेरोजगारी का बोलबाला हो गया है। फुल स्टॉप। जबकि बेरोजगारी की एकमात्र सामान्य अवधारणा होनी चाहिए, जबकि बेरोजगारी की एकमात्र सामान्य अवधारणा होनी चाहिए और उसे ही बेरोजगार कहा जाना चाहिए। और उसे ही बेरोजगार कहा जाना चाहिए जिसके पास इतना भी काम नहीं है, जिसके पास इतना भी काम नहीं है कि वह अपनी आजीविका के लिए काम करके आय अर्जन कर सके। वह अपनी आजीविका के लिए काम करके आय अर्जन कर सके। फुल स्टॉप। भारत में प्रायः शहरी और ग्रामीण दो प्रकार की मुख्य बेरोजगारी की बात की जाती है। शहरी और ग्रामीण दो प्रकार की मुख्य बेरोजगारी की बात की जाती है। परंतु वर्तमान में भारत की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। अंडरलाइन कर लीजिए, भारत की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। फुल स्टॉप।
बना लीजिए। ऐच्छिक वैल्यूएंटरी सही है।